अल्हम्दुलिल्लाह पिछली मरतबा ये उन्वान का डिस्कशन शुरू हुआ था, द साइंस बिहाइंड द साइंस के नाम से। कि अल्लाह ताला ने कुरान में जिन चीज़ों को अपनी निशानी के तौर पर बयान किया है, उसका जो साइंटिफिक एस्पेक्ट है, जो हम स्कूल्स और कॉलेजेस में पढ़ते हैं, उसको एक्सप्लोर करने की और कोरिलेट करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें सबसे पहले उन्वान के तौर पर नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना के बारे में डिस्कशन करेंगे इंशाल्लाह। ये जो वर्ड नेचर है, अगर हम अपने टेक्स्ट बुक्स में नेचर और नेचुरल फिनोमेना को नेचर की जगह में अल्लाह की कुदरत, और नेचुरल फिनोमेना बेसिकली आर फिनोमेना कंट्रोल्ड बाय अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो नेचर की जगह अल्लाह के नाम को अगर ला लें तो हर चीज़ अल्लाह की कुदरत बयान करेगी। तो अल्लाह ताला ने जो नेचुरल फिनोमेना और नेचर के ताल्लुक से कुरान में जो मेंशन किया है, और उस पर गौर करने की और तदब्बर करने की तरगीब दी है, उस पर इंशाल्लाह गौर और तदब्बर करने की कोशिश करेंगे। इससे हमारा इंटेंशन ये है कि अल्लाह की कुदरत पर गौर करके अल्लाह की बड़ाई हमारे दिलों में दाखिल हो। चंद डिस्क्लेमर्स बिफोर डिस्कसिंग ऑन दिस टॉपिक। पहली बात तो ये कोई तफसीर का मामला नहीं, तफसीर इज ए टेक्निकल टर्म, और उसके लिए उलमा कराम मौजूद हैं, और उसके लिए बहुत सारे उलूम की ज़रूरत है। सो वी आर नॉट गोइंग, दिस इज नॉट बेसिकली तफसीर सेशन। तो हम कुरान के तर्जुमे में से जो जो अल्लाह ताला ने निशानियां बयान की हैं, उन तर्जुमों को पिक करेंगे, और उलमा कराम ने उन उसके ताल्लुक से जो ओपिनियंस पेश किए हैं अलग अलग तफासिर में, उसमें से थोड़े से ओपिनियंस देखने की कोशिश करेंगे। और फिर साइंटिफिकली हम जो अपनी किताबों में पढ़ते हैं, उसको भी देखने की कोशिश करेंगे। और इन्फॉर्मेशन, ये कोई नया इन्फॉर्मेशन क्रिएट करने का मामला नहीं है, बल्कि क्यूरेट करने का मामला है। कि जितना अवेलेबल इंफॉर्मेशन है, हाँ, उसको क्यूरेट कर रहे हैं। और ये एक बेसिकली सीखने की कोशिश है, दिस इज एन एंडेवर टू लर्न। तो तमाम से दरखास्त है कि जो भी शॉर्टकमिंग्स या मिस्टेक्स या इनकन्सिस्टेंसीज हों, उसको पॉइंट पॉइंट आउट करते रहें, ताकि सीखने में हम सही सीख सकें। हाँ, मेरे लिए भी ये सीखने का मौका मिलेगा इंशाल्लाह। सोर्सेज के ताल्लुक से, एक तो ऑनलाइन जो कंटेंट है, यूट्यूब के जरिए से हो या विकिपीडिया के जरिए से हो, आई ट्राई टू कीप इट एज ऑथेंटिक एज पॉसिबल। सेकेंडली, इसमें बहुत सारा एआई के सपोर्ट से भी कंटेंट जनरेट होता है। मिसाल के तौर पर, हम डिफरेंट वेबसाइट्स को सर्च करके डेफिनेशंस लेने के बजाय एआई में अगर डेफिनेशंस तलाश करें तो ज़्यादा आसानी के साथ मिलता है। सो बहुत सारी चीज़ें इसमें ऑनलाइन कंटेंट इस्तेमाल हुआ है। बहरहाल, शुरुआत करेंगे सूरह बकरा में। अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी निशानियां बयान की आयत नंबर 164 में। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफिल लैलि वन नहारि वल फुल्कि लती तजरी फिल बहरि बिमा यनफ़उन नास वमा अंज़लल्लाहु मिनस समाइ मिन माइन फ़अहया बिहिल अर्द बअद मौतिहा वबस्स फीहा मिन कुल्लि दाब्बतिन वतसरीफ़िर रियाहि वस्सहाबिल मुसख्खरि बैनस समाइ वल अर्दि लआयातिल लिक़ौमिन याक़िलून। Okay, indeed, in the creation of the heavens and the earth, and the alteration of the night and the day, and the ships that sail at sea with profit to men, and the water that Allah sends down from the sky, with which He revives the earth after its death, and scatters therein every kind of animal, and the changing of the winds and the clouds disposed between the sky and the earth. There are surely signs for a people who exercise their reason, जो अकल इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ मल्टीपल चीजें अल्लाह ताला ने बयान कर दी एक ही आयत में, और उसमें तरगीब दी है कि हम अपने अकल इस्तेमाल करें।
इन चीजों पर। यहाँ फर्स्ट पॉइंट जो आया है वो खल्क समावाती वाला, क्रिएशन ऑफ द हेवंस एंड अर्थ। यहाँ इसके तर्जुमे में हेवंस लिखा गया है, बट विल ट्राई टू एक्सप्लोर व्हाट अदर मीनिंग्स, व्हाट अदर कनोटेशंस दिस वर्ड समावात कैन हैव। तो उसके क्रिएशन पर गौर करना है। और अक्सर जगह में, जहाँ जितनी जगह तलाश करने पर मिली है, उसमें आसमान और जमीन को साथ में बयान किया गया है, समावात वल अर्थ। और समावात का आज कुछ आउटलाइन देखने की कोशिश करेंगे। लिटिल सेंस में, लिटिल मीनिंग में, इट इज द स्काईज, और प्लूरल में है। whereas अर्थ इज सिंगुलर में है, समावात वल अर्थ। आसमान प्लूरल में और जमीन सिंगुलर में, उर्दू में आसमान। अब जाहिर बात है, स्काई, जब भी हम स्काई को मेंशन करेंगे, आसमान देखेंगे, नीला आसमान नजर आ रहा है, उसी को आसमान समझते हैं। और उसके डेप्थ में हम नहीं जाते कि व्हाट एक्चुअली इज दिस स्काई। कुछ ब्लू चीज है क्या ऊपर, या फिर इट्स ओनली एम्प्टी स्पेस, और व्हाट इज इट। तो मैंने चैट जीपीटी से पूछा कि व्हाट एग्जैक्टली डज द स्काई मीन। तो उसने 3 जवाब दिए, काफी अच्छे जवाब थे। एवरीडे मीनिंग, पहली चीज, इन कॉमन लैंग्वेज स्काई इज व्हाट वी सी व्हेन वी लुक अप टुवर्ड्स द अर्थ, लुक अप फ्रॉम द अर्थ। जमीन पर खड़े होकर ऊपर आप देखेंगे तो जो भी नजर आएगा वो आसमान है, वो स्काई है। दिस इज वन मीनिंग। एंड ही सेज इट्स नॉट ए थिंग इन इटसेल्फ, but rather the atmosphere and space beyond it as seen from our perspective. This is the everyday meaning, आम और उर्फ आम में। whereas साइंटिफिक मीनिंग में कहता है कि फिर एटमॉस्फेरिक, इट्स अ पार्ट ऑफ द अर्थ्स एटमॉस्फेयर। अर्थ का एटमॉस्फेयर सनलाइट को स्कैटर करता है और उसे डिफरेंट कलर्स देता है। दिन में ब्लू नजर आ रहा है, और शाम के वक्त में रेड एंड ऑरेंज टिंजेस आ जाते हैं, और रात में चूंकि सनलाइट नहीं है तो ब्लैक हो जाता है। तो अर्थ पार्ट ऑफ अर्थ्स एटमॉस्फेयर, एंड एस्ट्रोनॉमिकल स्काई रेफर्स टू आउटर स्पेस filled with stars, planets and galaxies। फिर वो एक तीसरा मीनिंग देता है, फिलोसॉफिकल एंड पोएटिक मीनिंग। अगर पोएटिकली या फिलोसफी में आसमान डिस्कस हो रहा है, तो इट इंडिकेट्स इंफिनिटी, वास्टनेस और फ्रीडम, एंड द हेवंस आर द डिवाइन रेल्म। वे रेल्म क्या है, फिर आगे देखेंगे। ए बाउंड्री बिटवीन अर्थली लाइफ एंड अननोन बियॉन्ड। सो मल्टीपल मीनिंग्स साइंस स्काई के हो सकते हैं। अगर तफासिर में देखें तो मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब के तफसीर के वीडियोस हैं, उसमें वो फरमा रहे हैं कि अरबी में जो आसमान का, असमावात का जो तर्जुमा होता है, जो भी चीज तुम्हारे ऊपर है, यानी ऊपर नजर डालेंगे जो भी नजर आएगा वो सब आसमान है। तो वो मीनिंग भी बताया गया है। फिर बाज जगह आसमान का वर्ड, असमा का वर्ड जो है वो क्लाउड्स की मीनिंग में आता है। अनजलना मिनस समाई मा, कि हमने बारिश बरसाई, किसमें से, आसमान में से। तो वहाँ वो क्लाउड्स की मीनिंग में आएगा। फिर बाज जगह वो स्पेस विद स्टार्स एंड मून, चांद सितारे सूरज जो खला है, वो मीनिंग में आएगा। और उसके बियॉन्ड जो जितनी चीजें हैं वो तमाम चीजें आएंगी। तो बेसिकली ये मीनिंग निकल के आ रहा है कि लुक अप, ऊपर देखें, वॉट एवर यू सी अबव यू, आप अपने ऊपर जो भी देखेंगे सब का सब आसमान है, और सब का सब अल्लाह की कुदरत का मजहर है, यानी अल्लाह की कुदरत को बता रहा है। इसलिए कि सारी चीजें जो हैं वो एक निज़ाम के तहत चल रही हैं। उसमें कोई कभी तगय्युर नहीं आता, कोई चेंजेस नहीं आते, कोई तब्दीली नहीं आती। इसलिए एस्ट्रोनॉमर जो है वो एग्जैक्ट अंदाजा लगा सकते हैं कि सोलर एक्लिप्स कब शुरू होने वाला है, कब खत्म होने वाला है, सनराइज कब होगा, सेट कब होगा, मून राइज कब होगा, मून सेट कब होगा, आज कितना मून नजर आएगा, कौन से लेवल पर नजर आएगा। ये तमाम कैलकुलेशंस पॉसिबल ही इसलिए हैं कि ऑल दीज सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स आर फॉलोइंग सम रूल्स।
following some set of rules and are under absolute control by the Almighty Allah subhanahu wa ta'ala. तो ऊपर देखेंगे जो भी नजर आएगा वो आसमान है, और हम जिस पर रुके हुए हैं, जो हमारे नीचे है, वो जमीन है। तो दोनों के कॉम्बिनेशन में एवरीथिंग गेट्स कवर्ड। एक किताब है द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द होली कुरान के नाम से, डॉक्टर जावेद जमील साहब इसके ऑथर हैं। रिसेंटली लास्ट ईयर he had come to Mysore also and delivered a talk. Basically, he is the head of the chair in Islamic Studies and Research at Annapurna University. काफी नॉलेजेबल और हम्बल आदमी है। तो उन्होंने इस किताब में एक दूसरा पॉइंट लिखा है, दूसरा डिस्क्रिप्शन लिखा है। समा, समा की मीनिंग में वो लिखते हैं, समा इज बीइंग ट्रांसलेटेड इन दिस वर्क, दिस बुक, एज ए कॉस्मिक टायर। कॉस्मिक टायर। और वो लिखते हैं कि इन द ओपिनियन ऑफ द राइटर, द यूनिवर्स इज एन ऑर्गेनाइज्ड स्टेट। अल्लाह ताला कुरान में समावात को बाज मर्तबा मुल्क समावाती वाला अर्थ है। मुल्क कहते हैं एक सोवरिन स्टेट को, एक ऑर्गेनाइज्ड स्टेट को। तो समावाती वल अर्थ, आसमान और जमीन का एक ऑर्गेनाइज्ड स्टेट है, गवर्न बाई द सोवरेन अल्लाह सुब्हानहू व तआला, एंड इट हैज 7 टायर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसलिए कि 7 आसमानों के तस्करा बार बार आता है। तो समा इज बीइंग ट्रांसलेटेड इन दिस वर्क एज ए कॉस्मिक टायर, एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम एट वन टायर, एट वन लेवल। फिर उसका एक नेक्स्ट लेवल है, फिर थर्ड लेवल है, फोर्थ लेवल है, इस तरह 7 लेवल है। फॉर एग्जाम्पल वो देते हैं कि जस्ट एज ए हाउस यूजुअली हैज सेवरल लेवल्स, बाउंड्रीज ऑफ द हाउस, कॉलोनी, सिटी, प्रोविंस, कंट्री, कॉन्टिनेंट एंड पेरिफेरी ऑफ द अर्थ, with each level having its area and rules of functioning. The universe above us has several systems of operation, starting from the atmosphere and gravitational fields around the earth upwards, including the solar system, galaxy, cluster, supercluster, outermost visible tier, and the uppermost invisible tier holding लोहे महफूज एंड सिदरतुल मुंतहा। बहरहाल ये अलग अलग डिस्क्रिप्शंस हैं जो समा के बारे में हो सकते हैं। अब हम ऊपर अगर नजर डालें तो हमें क्या क्या नजर आता है। सबसे पहले तो हमारा एटमॉस्फेयर है, अर्थ है, अर्थ के अतराफ में एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर में साइंटिस्ट ने एक्सप्लोर किया अलग अलग लेवल्स को, तो अलग अलग कैटेगरीज उसमें बनाए हैं। ट्रोपोस्फियर है अप टू 10 माइल्स। अब तमाम हमारे जितने फिनोमेना हम नजर यानी हमारे नजर में आते हैं, हम देख सकते हैं, वो सारे इसी ट्रोपोस्फियर के हैं, विद इन 10 माइल्स के हैं। कि आ, जितने क्लाउड्स नजर आ रहे हैं, जो एरोप्लेन्स का मामला है, क्लाउड से बारिश बरसाने का, हॉट एयर बलून्स का जो पहुंच है, वो तमाम चीजें इसी ट्रोपोस्फियर और ओजोन लेयर के अंदर अंदर। फिर उसके बाद स्ट्रेटोस्फियर, फिर मीसोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर। इसमें 2 पॉइंट्स नोट करने के हैं। एक तो 254 माइल्स above the surface of the earth, somewhere in the thermosphere we have the international space station। जितने सैटेलाइट्स हैं और जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बना हुआ है, जैसे अभी रिसेंटली इंडिया से शुभांशु शुक्ला को भेजा गया था, तो वो 254 माइल्स है, इट इज इन द थर्मोस्फियर। And what is this International Space Station? Basically, it's a large space station that was assembled and is maintained in Earth's orbit by a collaboration of 5 space agencies and their contractors। 5 कंट्रीज ने मिलकर इस स्टेशन को एस्टेब्लिश किया है और वहां से बेस करके अपना आगे का रिसर्च और एक्सप्लोरेशन करते हैं। यूएस, रशिया, यूरोप और जापान और कनाडा, ये 5 कंट्रीज मिलकर। तो ये थर्मोस्फियर में है, 254 माइल्स अबव। और इसी तरह एक टर्म इस्तेमाल होता है स्पेस का। अब ये स्पेस कहाँ से शुरू होगी? क्या अर्थ सरफेस से इमीडिएट स्टार्ट हो जाएगी, या फिर और कुछ दूर जाना है? कहाँ तक जाने के बाद स्पेस कहलाएगा? उसके लिए एक कॉन्सेप्ट आउटर स्पेस का डिफाइन किया गया है कि आउटर स्पेस इज कंसिडर्ड टू बी अबव 100 किलोमीटर्स, दैट इज अबाउट 62 माइल्स।
अगर इस इमेज में हम देखें तो जहां एरो पॉइंट कर रहा है, देयर इज वन लाइन कॉल्ड द कार्बन लाइन, वहां से आउटर स्पेस का हिसाब है। अब ये आउटर स्पेस का हिसाब रखने की जरूरत क्यों पड़ी? एक ट्रीटी फॉर्म हुई, आउटर स्पेस ट्रीटी। अजीब बात है कि इंसान जो है वो अपने आप को कितना अक्लमंद और कितना पहुंचा हुआ समझता है, वो देखने के लिए कॉन्सेप्ट काफी है कि फॉर एग्जांपल इंडिया है, तो इंडिया का एयर स्पेस भी इंडिया इंडिया को बिलोंग करता है। मतलब क्या है कि किसी भी स्टेट पर से या किसी भी रीजन पर से इंडिया के कोई भी फ्लाइट्स जाना है तो इंडिया से परमिशन लेना पड़ता है, बिकॉज द एयर स्पेस बिलोंग्स टू इंडिया। अब वो एयर स्पेस कहाँ तक बिलोंग करेगी, हाउ फार अबव इन द स्काई डू वी हैव द राइट, तो उसके लिए भी इंटरनेशनल डिस्कशंस और ट्रीटीज बनते हैं। तो स्पेस एक्सप्लोरेशन में भी ये एक लाइन मार्क हुआ है 100 किलोमीटर पर, कार्बन लाइन के नाम से, बियॉन्ड विच इट इज कंसिडर्ड आउटर स्पेस एंड एवरीबडी इज फ्री टू एक्सप्लोर इट। वो किसी की प्रॉपर्टी नहीं होती, किसी कंट्री या मुल्क की, किसी रीजन की, तो वो दैट इज आउटर स्पेस बियॉन्ड 100 किलोमीटर्स। फिर इंशाल्लाह दूसरे टर्मिनोलॉजीज और अ, उसके दूसरे कॉनोटेशंस इंशाल्लाह अगली बार डिस्कस करेंगे। अल्लाह ताला हमें सही समझने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।